कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे बहुत अच्छे से होगे एंड पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, है ना। आज हम लोग ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया था कि इस यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है तो एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, हमेशा क्या करता है बच्चों, अट्रैक्ट करता है। और अगर अट्रैक्ट कर रहा है दैट मीन्स वो फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, और वो फोर्स कितना होता था, तो दैट इज G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, उन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस। एक चींटी एक हाथी को भी अट्रैक्ट करती है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। मेरी ये उंगली इस उंगली को भी अट्रैक्ट कर रही है, या ये हाथ इस हाथ को अट्रैक्ट कर रहा है, और कितने से कर रहा है, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चिपक क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, और अर्थ हर चीज़ को ऐसे खींच लेता है क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम लोग बात करेंगे बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को जब हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अर्थ के सरफेस के पास जब फ्री फॉल कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो आज का हेडिंग डाल लेते हैं, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस के पास अगर कोई भी चीज को हम फ्री फॉल करते हैं तो उस पर क्या होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्या है, चलो समझते हैं। जैसे बच्चा अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ मुझे कि मान लो अगर एक मैं 10 kg का ऑब्जेक्ट ले लूँ और एक 2 रुपये का सिक्का ले लूँ, और मैं उसको अगर फ्री फॉल, पहले तो समझो फ्री फॉल का क्या मतलब होता है। फ्री फॉल मतलब ऐसे पकड़ा, ऐसे करके छोड़ दिया, हाथ में ऐसे करके छोड़ दिया, तुम्हारी शरीर ऐसे तुमने छोड़ दिया, तुम ऐसे गिर गए, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। फ्री पॉकेट का गिर जाना इज कॉल्ड फ्री फॉल, ठीक है। ओके, सो सर आगे क्या है, तो मैंने कहा कि एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा कॉइन था, मैंने दोनों को ड्रॉप किया, तो बताओ पहले कौन गिरेगा। मन में आंसर देना है फिर मैं बताऊंगा, ठीक। मान लो और बताना मुझे कमेंट करके कितने लोगों ने सोच लिया था सही आंसर, ठीक। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने बच्चा पूछ लिया आपसे कि एक मान लो फेदर ले लिया मैंने, और एक मैंने एक बॉल ले लिया, और दोनों कैसे करके ड्रॉप किया, तो पहले कौन गिरेगा, ठीक। इस चीज़ को समझते हैं। तो एक्चुअल में मैं अगर की बात करूँ तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट हुए थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कई चीज़ों पे स्टडी करी, कई सारी चीज़ें हम उनकी वजह से मिल पाया। तो गैलीलियो ने क्या किया कि इटली में एक जगह है, ठीक है, और इटली में एक टावर पे चढ़ के उन्होंने 2 अलग अलग मासेस के ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, ठीक है। और ड्रॉप करके ऑब्जर्वेशन क्या देखा उन्होंने कि दोनों का दोनों ऑब्जेक्ट जो था बच्चा, वो सेम टाइम पे ही किस पे गिरा, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पर गिरा, समझ गए। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाया था, मतलब गैलीलियो ने बोला, उन्होंने ये चीज़ बता चुके थे कि आप मास कोई भी ले लो, आप छोटा मास ले लो, बड़ा मास ले लो, बहुत बड़ा मास ले लो, हम किसी भी चीज़ को अगर अर्थ पे ऐसे ड्रॉप करेंगे तो मास ज़्यादा या कम होने की वजह से कोई पहले या बाद में नहीं गिरेगा, मास कोई भी हो, सब एक ही टाइम पे ही ज़मीन पे गिरेंगे। ये बात गैलीलियो ने मतलब बताया था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट हुए थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, जो भी थे, उन्होंने इस चीज़ को और फर्दर बढ़ाया था। उन्होंने क्या किया कि एक फेदर ले लिया, फेदर समझते हो, वो मुर्गे का पंख या चिड़िया का पंख समझ लो, फेदर, एक फेदर पंख ले लिया, पंख और एक ऑब्जेक्ट, मान लो किसी मास कॉइन या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को ले लिया, और जब दोनों को ड्रॉप किया और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो वैक्यूम के अंदर किया था। वैक्यूम बेटा वो प्लेस जहाँ पर आपका एयर वगैरह नहीं रहता, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वैक्यूम में जब उन्होंने ऐसे करके ड्रॉप किया तो उन्होंने देखा कि फेदर और जो ऑब्जेक्ट था, कोई मास जो फेदर से भारी हो गया, पत्थर ही ले लो 10 किलो का, जब दोनों को ड्रॉप किया ना तो दोनों सेम टाइम पर ही अर्थ पे आके गिरा। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, सेम एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचता है। और वो जो एक्सेलरेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो या छोटा ऑब्जेक्ट हो, अर्थ सबको सेम एक्सेलरेशन से ही अपनी तरफ खींचता है।
अब वो एक्सेलरेशन होता कितना है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग अब उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो, तो मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या था सर, ये मतलब क्या है, जरा समझते हैं बच्चा। जैसे मान लो ये एक अर्थ है, ठीक है, और मान लो मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है मास ऑफ अर्थ दैट इज m/e, और मैंने कहा इससे किसी h हाइट पर, मान लो किसी हाइट पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट मास m को रख लिया। ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको मैंने इस हाइट पर रख लिया है। ठीक, 1 सेकेंड। हाँ, अच्छा, अब क्या सर, अब एक बात बताओ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में से हमने क्या पढ़ा था कि ये मास इस मास को क्या करेगा बच्चा, अट्रैक्ट करेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो बच्चा बताओ कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, तो F इज इक्वल टू सर G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो रेडियस ऑफ अर्थ है उसको मान लो मैंने RE लिख लिया, और ये हाइट h है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, RE प्लस h। बट हमने जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये हम लोग अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर कर रहे हैं। मतलब मान लो मैं भी खड़ा हूँ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मैंने ऐसे करके इसको ड्रॉप कर दिया। तो रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट के बीच में जो मतलब कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ये हाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अब यार 1 लाख रुपए के पीछे 5-10 रुपए की क्या होगा, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। मतलब कंडीशन कैसा है कि रेडियस ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लार्जर देन हाइट, तो हम इस h को इग्नोर कर दें तो f की जो वैल्यू होगी बच्चे क्या हो जाएगा, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता था ना, r स्क्वायर। समझ गए? तो लेट अस टेक दिस वन एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नेक्स्ट बताओ बच्चा, हमने न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने कुछ पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो फोर्स का बच्चा एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज़ मैंने आप लोग को पढ़ा चुका, मैंने शायद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर डाल भी दिए, आप लोग वहाँ से एक बार देख सकते हो तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप NLM का मैंने एक पूरा लेक्चर बना के डाला है, टेंशन वेंशन, वहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सेकंड लॉ थर्ड लॉ सब कुछ अच्छे से बताया, तो वहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा जिनको नहीं याद आ रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चा। तो अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने अर्थ के सरफेस पे रखा है इसका मास है m, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज m इनटू g। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से होता है बच्चा उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल g से। ठीक है, अच्छा, इसको इक्वेशन 1 और इसको मैं इक्वेशन 2 ले लूँ, और दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, जरा देखो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा बताओ, m इंटू जी इज इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ इंटू m अपॉन r, रेडियस का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो m से m कैंसिल हो गया, तो g इज इक्वल टू g इंटू m/e अपॉन r स्क्वायर। समझ गए? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम लोग अगर बच्चा इस g की वैल्यू दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ अर्थ बच्चा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ बच्चा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। अगर ये हम लोग यहाँ पे पुट कर दे, सॉरी किलोमीटर में, दैट इज मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, अगर हम ये पुट कर देंगे तो ये बच्चा ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। समझ में आ गया? और हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको कई बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं फॉर कैलकुलेशन, अगर दिया हुआ है तो। ठीक, तो g की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इसका क्या मतलब हुआ? एक तो चीज देखो बेटा, हमें स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन मिल गया। सेकेंड थिंग, g की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली कि बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे अगर आपसे MCQ में पूछा है कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है 5000 kg का और एक 1000 kg का ऑब्जेक्ट है, अब बताओ कि अगर हम दोनों को ऐसे ड्रॉप करेंगे तो बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डन? ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चा नेक्स्ट चीज पे, इसको आप लोग नोट कर लो।
अब अगर हम लोग बच्चा बात करें, देखो वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ मून। सर मून पे क्या होता है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इसको? अभी कोई डाटा तो किसी से याद बात नहीं रहता है, ठीक है, मेरे को भी सारा डाटा नहीं आता है, ठीक, बट का वहाँ पे भी अपन सेम ही यूज करते हैं, सेम जैसे हमने यहाँ के लिए किया था ना, G इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ, हम यहाँ पे मून ले लेंगे, यहाँ पे रेडियस ऑफ मून ले लेंगे, ठीक है। हम लोग इस पे आते हैं रिजल्ट पे जिसका हमें काम है। ये मान लो G की वैल्यू ऑन मून, ये डाटा हो गया, और G की वैल्यू ऑन अर्थ नहीं, हम लोग क्या लेते थे, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। हमें जो याद करना है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, सॉरी मून, जो होता है बच्चा, वो होता है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। समझ गए? ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि G की वैल्यू बच्चा जो मून पे होती है वो 1/6 होती है, किससे? अर्थ से। मतलब जैसे मान लो यहाँ की अगर 10 है तो वहाँ कितने हो जाएगी, 10/6, ठीक है। तो वहाँ पे इतना ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता है, इसीलिए मून पे जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग आसानी से वॉक नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे जंप करके 1 फीट जा रहे हैं ना, तो वहाँ पे 6 गुना 60 फीट चले जाओगे, सॉरी 6 फीट चले जाओगे, इतना जंप आपकी बढ़ जाएगी। समझ गए? तो G की जो वैल्यू होती है मून पे वो बहुत कम होती है, इसीलिए मून अपने सरफेस पे हर चीज़ों को, जैसे अर्थ फटाक से खींच लेता है ना, वैसे मून नहीं खींच पाता है। हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं ना, अगर कभी मौका मिला तो ग्रेविटी मूवी है हॉलीवुड की, आप लोग उसको देखोगे तो मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछेगा कि मून पे वॉक करना मुश्किल क्यों है, तो आप उसको बता सकते हो कि जो G की वैल्यू होती है ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो मून पे होती है वो कितनी होती है बच्चा, 1/6 ऑफ अर्थ के 1/6 पार्ट में है, ठीक है। तो बहुत कम क्वांटिटी है वो एज कंपेयर टू अर्थ, इसीलिए मून पे कोई चीज़ को अगर एक बार से जंप कर जाता है तो बहुत देर तक ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आ पाता है। समझ में आया? सर नीचे नहीं आएगा, आता है बच्चा, बहुत टाइम लग जाता है उसको। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बन सकता है। इससे क्वेश्चन बनता है बच्चा वेट को लेकर। जैसे मान लो मैं अगर आपसे सिंपली पूछूं तो वेट बच्चा एक्चुअली में होता है कि, वैसे तो इसको मुझे बाद में डिस्कस करना है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वेट इज अ फोर्स। वेट क्या होता है? फोर्स। तो वेट को अपन कैसे निकालते हैं? M इंटू G करके, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मेरा वेट है, मेरा मास है, अगर मान लो 40 किलोग्राम मास है, मान लो मेरा 40 किलोग्राम, और G की वैल्यू बच्चे कितनी होती है? 10, तो इट विल बी 400 न्यूटन। समझ गए? तो ये मेरा वेट निकलेगा। अब किसी का वेट मान लो 400 न्यूटन अगर कहाँ पर है? अर्थ पर है। ये है भैया मान लो वेट ऑन अर्थ। तो वही अगर मैं पूछूंगा बताओ वेट ऑन मून क्या होगा, तो आपसे भी कितना होता है? G की वैल्यू कितनी होती है? G की जगह अपन क्या कर देंगे? G/6, तो मतलब 40 × 10 डिवाइडेड बाई 6। समझ गए? तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं बच्चा थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 20/3, और इसको अगर अपन सॉल्व करते थोड़ा सा तो 200/3 न्यूटन, इतना हो जाएगा मून पे। अब जैसे मान लो अगर मैं कहता मेरा मास 60 किलोग्राम है, मान लो मैं इक्वेशन कह देता कि मेरा मास मान लो 60 किलोग्राम है, मैं पूछता बताओ मेरा वेट ऑन अर्थ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 60 × 10 दैट इज 600 न्यूटन। और वही मैं आपसे पूछता कि बताओ मेरा वेट ऑन मून क्या होगा, तो इसी 600 को बेटा 6 से डिवाइड कर दो, तो 100 न्यूटन वेट मेरा हो जाएगा कहाँ पे? मून पे। ध्यान रखना मास चेंज नहीं होता है, मास जो था मेरा जितना अर्थ पे है उतना ही मास मेरा मून पे होगा। तो चेंज क्या होता है? तो चेंज होता है बच्चा वेट। समझ गए? चेंज क्या होता है? वेट। क्योंकि वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? G पे, और G हमने देखा कि अर्थ, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ पे अगर ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर है, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा? 9.8 डिवाइडेड बाई 6, 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा, वही हो जाएगा। समझ गए? तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, उस पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट h, कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से जब ऊपर की तरफ जाएंगे
तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्या है सर? जैसे मान लो बच्चा, वैसे तो ये जो डेरिवेशन है क्लास 11th में आपको और अच्छे से करना होता है ना। तो आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट, अगर हम एनटीएससी के लिए पढ़े तो मेरे लिए इसका रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं चाहूँ तो सीधा रिजल्ट पे लिख दूँ, बट आप अपनी नॉलेज के लिए पूरा देख रहे हो तो आपके लिए आसान भी रहेगा समझना। ठीक है, क्या है जरा देखो। जैसे मान लो बच्चा हमने ये ले लिया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक, और हम किसी h हाइट पे, लेट अस टेक किसी h हाइट पर यहाँ पे g की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे एक बात बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो देखो जरा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बच्चा यहाँ पे अगर कोई मास m रखा हुआ है ना, चलो मैं g की अगर डायरेक्ट फॉर्मूला की बात करूँ, हमने थोड़ी देर पहले g की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो g इज इक्वल टू क्या आता था, g इज इक्वल टू कैपिटल G, m इज द मास ऑफ अर्थ अपॉन जो डिस्टेंस है। तो इस बार बेटा इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, अगर हम ये इस बार h को इग्नोर नहीं करें, लास्ट टाइम मैं h को इग्नोर किया था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो g एट हाइट h इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? हम इसको लिख सकते हैं जी एच इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अच्छा, और जब h को हमने इग्नोर किया था तो उस केस में हमारे पास g की वैल्यू कितनी थी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये होता था जी एम ई अपॉन आर का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चा, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था। अच्छा सर, अगर मैं आपको बोलूँ कि इससे इसको डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखो। अगर मैं जी एट हाइट h डिवाइडेड बाई जी कर दूँ तो आप देखो बेटा जी एम ई ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? अब जरा देखो बच्चा, जी एम ई ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जरा देखो तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जी एट हाइट h और ये जी जिसके बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमारे पास रहता है ना, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब जरा देखो थोड़ा सा और मैथ्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, जरा ध्यान से देखना, जी एट हाइट h, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अपॉन जी इज इक्वल टू, मैं अगर बच्चा थोड़ा सा मैथ्स अगर आपको आता हो तो आई कैन राइट आर स्क्वायर अपॉन, अगर मैं इसमें से आर को कॉमन, इन दोनों में से अगर मैं आर को कॉमन लेने की कोशिश करूँगा तो मैं बच्चा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर 1 प्लस एच बाई आर, ऐसा कुछ, और बाहर में तो होल स्क्वायर है ना। देखो मल्टीप्लाई करो तो आर इंटू आर, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब बेटा जो स्क्वायर होगा वो दोनों पे जाएगा, मतलब सर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो मैं जी एच इज इक्वल टू, ये डिवाइड में हो जाएगा तो बच्चा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। समझ गए? पक्का? तो एक तो हमारे पास ये बना। अच्छा, और सुनो, इसमें हम थोड़ी सी मैथ्स और लगाते हैं। सपोज करो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, टफ लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जी एच इज इक्वल टू क्या मैं बच्चा ऐसे लिख सकता हूँ, जी इंटू देखो 1 प्लस एच बाई आर टू दी पावर -2। बेटा हमने रूल पढ़ा है ना, अगर ये स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इफ h इज स्मॉल एज कंपेयर टू r, ये चीज स्टेटमेंट ध्यान रखना, अगर ये जो हाइट h है वो छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो हम लोग बच्चा इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो
तो हम लोग इस चीज़ को जी, जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाओगे, मतलब क्लास 11th में जब जाओगे, तो आप लोग पढ़ोगे बच्चा एक बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, मैं उसको आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जगह है मेरे पास। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है बच्चा कि 1 प्लस, है ना, अगर 1 प्लस आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन है x, 1 प्लस एक्स की पावर या माइनस की पावर अगर n है, और जो x है वो लेस देन 1 है, अगर 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n है और x की वैल्यू अगर 1 से कम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस n इंटू एक्स। आप इसको अपनी डिक्शनरी में फिलहाल ऐड कर लो। ये चीज़ आएगी, कॉन्सेप्ट आपको कब समझ में आएगा, जब क्लास 11th में आप लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे तब। ठीक है, बट आप इसको अपनी डिक्शनरी में नॉलेज के लिए ऐड कर लो कि कभी भी 1 प्लस माइनस एक्स की पावर अगर n है और x की वैल्यू लेस देन किससे, 1 से अगर कम है, तो हम लोग सीरीज को 1 प्लस माइनस nx लिख सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। सर इससे फ़ायदा क्या होगा, आप इसको ज़रा सा नोट कर लो, तो मैं मिटा के ना अपना रिजल्ट पे आऊँगा। ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रा सा नोट कर लीजिए, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे अब इसकी यहाँ से ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ ताकि मेरे पास स्पेस आ जाए, है ना, तब तो लिखूँगा। ठीक है, तो मैं देखो आप लोग को थोड़ी थोड़ी नई नई चीज़ें भी बताता रहूँगा, तो आपकी मैथ्स में भी हेल्प हो जाएगी। ठीक, देखो जरा सर इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। सपोज करो बच्चा मैंने आपसे लिख दिया 1 प्लस 0.1 टू दी पावर लाइक कुछ भी लिख देता हूँ, मैं स्क्वायर लिख से देता हूँ। ठीक है, और मैं बोलूँ कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। एक तो तरीका कि 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर कर लो, और डायरेक्टली हम इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 इंटू 0.1। ये 1 से लेस है ना 0.1, यानी 1 प्लस ये कितना जाएगा बच्चा 0.2, दैट इज 1.2। दिस इज द आंसर। समझ गए। अगर कभी अभी मुझे बड़ा फायदेमंद होता है कि मान लो 1 इंटू 0.2 टू दी पावर अगर आपको यहाँ पे दे दिया 50, अब कैसे सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं, हम सिंपली इसको क्या लिख देंगे, बोलो 1 प्लस 50 इंटू 0.2। समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लो, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर हम लोग 50 इंटू 0.2 करेंगे तो आई थिंक हो जाएगा, कर लो आपको 50 इंटू 0.2, तो 2 0 0 2 5 10 0, अच्छा तो 0 ही है ना, तो ये एक के बाद पॉइंट है तो दैट इज 10, तो मैं इसको लिख दूंगा आंसर इज 11। समझ गए। तो ये हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होता है मैथ्स में। कभी आपको बड़ी सी क्वांटिटी दे दिया 1 प्लस ये 50 200 300, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक है बच्चों, तो ऐसा अपन कब यूज़ कर सकते हैं, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। वहाँ पे आप लोग और अच्छे से डिस्कस कर सकते हो क्या, मतलब पढ़ाया जाता है एक पूरा चैप्टर ये क्लास 11th में, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम अभी अपना दिमाग नहीं खपाएंगे। ठीक है, चलो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक, अच्छा अब क्या है बच्चों, ध्यान दें। तो जैसे GH इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर है, अगर x अगर छोटा है, अगर h मान लो छोटा है, तो उस केस में आप ही मुझे बताओ, अगर h छोटा है और r बड़ा है तो हम डिवाइड करेंगे, तो बेटा ये ऑब्वियसली है कि 1 से छोटा ही वैल्यू आएगा। तो अगर हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर लें, तो g at h height is equal to, I can simply write g into 1 माइनस बच्चा आगे आ जाएगा तो -2h बाई आर। इस फॉर्मूला को बच्चा हम तभी यूज करेंगे जब हमारा h जो होगा स्मॉल होगा, है ना, और इतना स्मॉल होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू आएगी ना, ये यहाँ पे सॉल्व करने पे ये कैसी होनी चाहिए, लेस देन 1 से लेस जब होगी तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये देखो यहाँ पे लगा ना h बाई आर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1 होनी चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कि सर अगर h की वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या करेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा कि मान लो इफ h इज इक्वल टू r, मतलब जितना रेडियस है अर्थ का, अगर हम उतना ही ऊपर चले जाएंगे तो सर फिर क्या होगा, तो क्या सर मैं इस फॉर्मूला को फिर यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा नहीं बच्चा, तब आप इस फॉर्मूला को यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसे केस में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला, दिस वन।
समझ गए? हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ऐसा वाला, जब h when h is comparable to r के कंपेरेबल में अगर होगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैंने कहा कि h अगर r के बराबर है तो बताइए g एट हाइट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो जरा सॉल्व करके, तो g अपॉन 1 प्लस h की जगह बच्चा अगर r लिखोगे तो r कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, दैट इज g/4। समझ गए? कोई बहुत बड़ी चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, ठीक है? तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो देखो जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा है वैसे वैसे g की वैल्यू जो है वो घट रही है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे स्मॉल g की जो वैल्यू है एज ड्यू टू ग्रेविटी वो डिक्रीज करती है। समझ गए? यहां तक माई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर बच्चा आगे देखो, हम लोग चाहें तो परसेंटेज डिक्रीज इन जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे सकते हैं? परसेंटेज डिक्रीज इन जी ड्यू टू हाइट h। बेटा स्कूल्स के एग्जाम में आपसे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है? स्टेज 1 में भी आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट स्टेज 2 में आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है? तो मैं स्टेज 2 के अलग से लेक्चर तो नहीं बनाऊंगा, तो आप अपनी तैयारी जो है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है? सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप जरा खुद सोचो, अगर मुझे निकालना है परसेंटेज डिक्रीज इन इसमें, अगर मैं इसमें देखना चाहता हूँ कितना परसेंटेज का डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगाने की कोशिश करें बच्चा, बताओ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी एच इज इक्वल टू जी माइनस 2hg/r, ठीक है? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। नॉर्मल यहाँ पे बच्चा मैंने मैथ्स लगाया है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया है ना? अच्छा, अब जरा सोचो, अब अगर मैं मान लो इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, इसको इधर शिफ्ट कर दूँ, तो g माइनस जी एच इज इक्वल टू 2hg/r, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना? g माइनस, देखो बच्चा मैंने इसको इधर ले जाता तो ये प्लस हो जाता और जी एच उधर जाता तो माइनस, तो g माइनस जी एच इज इक्वल टू 2hg/r। क्लियर? तो ये बेटा चेंज आ गया, ये पहले इतना था बाद में इतना हुआ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज आ जाएगा। और परसेंटेज कैसे आप लोग निकालते हो? जितना, अब जैसे मान लो देखो मैं इसमें से कर दूँ g माइनस जी एच बाई जी इज इक्वल टू 2h/r। यहाँ से देखो बहुत अच्छा एक रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, है ना? यार चेंज कैसे? शुरुआत में जितना था बाद में कितना हुआ, अब मुझे परसेंटेज चेंज किया, फिर उसमें चेंज कितना हुआ है, तो जितना इनिशियली था माइनस जितना बाद में हो गया अपॉन जितना इनिशियल था। तो इनिशियल जी था नीचे और परसेंटेज निकालना तो अपन लोग क्या कर देंगे? सिंपली अपन इसमें यहाँ पे क्या कर देंगे? इंटू 100। तो g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, तो यहाँ पे भी 2h/r इंटू 100। तो यहाँ से ना बहुत अच्छा रिलेशन आपसे निकाला जा सकता है या पूछा जा सकता है। समझ गया? जैसे रेडियस ऑफ अर्थ तो हमारा फिक्स है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ठीक है? और मान लो आपको हाइट दे दिया है, और अगर आपके पास मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया कि मान लीजिए बच्चा कि मैंने आपसे पूछा कि सपोज करो कि 5 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर पे, मान लो मैंने h की वैल्यू दे दी आपसे 2000 मीटर ऐसा, और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस हाइट पे g पे कितना परसेंट का चेंज आएगा। h की वैल्यू मैंने आपको 2000 मीटर दे दी और मैंने आपसे पूछा कि बताइए g की वैल्यू में कितना परसेंट चेंज आएगा, कितना परसेंट चेंज आएगा। तो हमें अच्छी तरह पता है कि सर g की वैल्यू में चेंज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100, एक तो ये तरीका है, और नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करें तो 2 इंटू 2000, समझ रहे हो? 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 100।
सीधा ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको एमसीक्यू में मिल सकता है, जहाँ पे आप लोग फटाक से 1 स्टेप में सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें और बन सकती है। क्लियर है? तो होपफुली आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जी कैसे वैरी करता है हाइट के साथ। तो सिंपली आपको ये रखते हैं, जी की जो वैल्यू होती है बच्चे को क्या होती है, डिक्रीज होते रहती है हाइट के साथ। और ये कैसे डिक्रीज होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर मैं सबको कांस्टेंट मान लूँ तो जी एट एच हाइट एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये होता है रिलेशन। ठीक है, अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक, और इसकी जी की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, जी की वैल्यू बच्चा जो मैक्सिमम होती है वो उसके सरफेस पे ही होती है, एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वो डिक्रीज करता है। और कैसे डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? अब बोलोगे सर ये कैसे आया था यार, तो हमारे पास जी की वैल्यू बच्चा क्या है, जी इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, जी एट हाइट इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। अब जैसे दिख नहीं रहा है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो जी इज इक्वल टू जी एट हाइट एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। एच मतलब अपन जितनी हाइट पे, ये आर उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 बाई आर स्क्वायर। बाकी चीज़ों को अगर हम कांस्टेंट मान लें तो इनके बीच में रिलेशन कैसा आएगा बेटा, ये स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक, अभी सीनियर क्लास में आएगी तो और डिटेल में आना, उसकी जरूरत नहीं। फिलहाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपको इतना थोड़ा सा दिमाग में रखो। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बच्चा जो ग्राफ बनता है हमेशा याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ऐसा 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 ऐसे कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता है, ऐसे डिक्रीज करता हुआ बनता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखना है हम लोग को। आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। हमने हाइट के साथ देख लिया, अब अंदर देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। कि डेप्थ पे जाएंगे तो क्या होगा। ठीक, अब जैसे आप खुद भी बताओ, आप अब आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। ये रहा हमारे पास अर्थ, ठीक है, और सपोज कर लो ये इसका रेडियस आर है। ठीक है, अच्छा सर बात समझ में आती है। अच्छा, अब अगर मैं इसके सरफेस पे बोलता कि बताओ जी की वैल्यू कितनी होगी, तो सरफेस पे हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अच्छा, अब मान लो किसी डेप्थ पे हम चले गए, ये रहा हमारे पास डी डेप्थ। इस डी डेप्थ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस डी डेप्थ पे, यहाँ पे है ना, जब नीचे की तरफ हम लोग जाएंगे तो जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक, तो अब एक बात बताओ बच्चे, ये अगर आर है, ये अगर डी है, तो ये बचा हुआ जो डिस्टेंस हो जाएगा इट विल बी आर माइनस डी। ठीक, अच्छा सर ये बात तो समझ में आती है। एक और चीज बच्चा, हमने क्या पढ़ा बच्चा, डेंसिटी। डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ठीक है, डेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय रो। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। तो आप मुझे एक बात बताओ, मास इज इक्वल टू आई कैन राइट रो इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, अच्छा सर, तो अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहूँ तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। समझ में आया, अपॉन आर का स्क्वायर। अब अर्थ का जो शेप है हम उसको कैसा कंसीडर करते हैं, तो स्फेरिकल। तो उस हिसाब से मेरे पास जी की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर क्यूब बाई, और यहाँ देखो क्या था, आर स्क्वायर। तो आर क्यूब आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो मेरे पास जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल जी डेंसिटी ऑफ अर्थ। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, तो जी इज इक्वल टू 4/3। यहाँ देखो हमारे पास जी था, डेंसिटी हो गया 4/3, यहाँ ना पाई भी लिख दिया मैंने, आर क्यूब, और इसमें से बच क्या जाएगा, केवल आर। इसको मान लो मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 2।
समझ में आ गया? ये मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लिखी, ये देखो 4/3 पाई पाई आर स्क्वायर से एक आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ केवल आर बचेगा और हमारे पास क्या हो गया 4π/3, ये रहा कैपिटल जी, ये रहा डेंसिटी ऑफ अर्थ। आप चाहो तो यहाँ की लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारे पास आर आ गया। ठीक, अच्छा सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। देखो ज़रा, मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, काफ़ी स्पेस है। अच्छा, अब यही जी की वैल्यू अगर मैं बच्चा मान लो लिखना चाहूँ इस यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ ना कि जी के साथ क्या होगा, डेप्थ वैल्यू हो गया है, तो फिर से अगेन देखो हम क्या लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी है ना मास ऑफ अर्थ। ठीक, तो इस बार बेटा मास अपन कौन सा लेंगे, ये पूरा मास तो नहीं लेंगे ना, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं तो अंदर वाला सारा मास लेंगे, तो ये अंदर वाला मास कैसे निकलेगा, तो मास इज इक्वल टू होता है बेटा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अर्थ की डेंसिटी हम लोग यूनिफॉर्म मानेंगे तो डेंसिटी तो अपने पास वही आएगा। ठीक है, डेंसिटी जो होगा वो हर जगह सेम ही होगा, डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है वो। अच्छा, लेकिन जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, तो 4/3 पाई और रेडियस बचा कितना है, तो सर r-d का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटे की डिस्टेंस कितना है, तो सर r-d का स्क्वायर। समझ में आया? इसको भी अगर हम सॉल्व कर देंगे तो जी रो 4/3 पाई इंटू r-d का, वहाँ सिर्फ r-d। समझ में आया बेटा? ये क्यूब था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो कैंसिल हो जाता तो अपने पास 4/3 पाई आ। ठीक, अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो ग्रेविटी क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ग्रेविटी एट किसी डेप्थ डी पे जी एट डी इज इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा इधर लिख देता हूँ, कम लिख रहा है तो जी डी, दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो बच्चा तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जी रो 4/3 पाई r-d डिवाइडेड बाई, वहाँ क्या था 4π/3 जी रो इंटू आर। ठीक है, तो बेटा 4/3 पाई जी ये तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई जी कैंसिल, रो भी कैंसिल। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जी टी अपॉन जी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया r-d/r। समझ गए? अब इसको ज़रा सा अगर मैं मान लो थोड़ा सा अगर मैं कहूँ कि r को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ज़रा देखो तो r को कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ आ जाएगा 1 - d/r, और यहाँ देखो यहाँ रहा r से r अगर कैंसिल हो जाए तो ये दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू 1 - d/r। समझ गए? देखो ऐसा। ठीक, g एट डेप्थ d इज इक्वल टू g इंटू 1 - d/r आया है। ठीक सर, यहाँ से क्या मतलब, अब जरा आप खुद देखो, अगर डेप्थ हम लोग रेडियस के बराबर लेके चले जाए, है ना, आपको देखो यहाँ पे जगह तो है ही, इफ d जो हो बच्चा किसके बराबर, r के बराबर हो जाएगा, तो r/r 1 - 1 इज 0, तो ग्रेविटी एसेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कहाँ पे, अगर d r के बराबर हो जाएगा तो डेप्थ पे कितने आ जाएगी जी की वैल्यू, जी 0। तो यहाँ से हमें सर क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि हम लोग जैसे जैसे, मतलब देखो सेंटर में तो ग्रेविटी की वैल्यू 0, देखो यहाँ से आ गया 0, तो हमें हमेशा याद रखना है जी की वैल्यू अर्थ के सेंटर पे कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और इस जगह पे क्या हो जाता है, सरफेस पे मैक्सिमम, और उसके बाद फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। ठीक है, दिमाग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थोड़ा सा और अगर मैं इसको इलेबोरेट करूँ तो आप जरा खुद सोचो, जब r की वैल्यू इधर देखो, जब d की ये जो वैल्यू है जब ये r के बराबर हुई, किसके बराबर हुई बच्चे, r की वैल्यू, तब तो वैल्यू ये क्या बोलते हैं 0 है। लेकिन अगर हम लोग इसकी जो वैल्यू है उसको r से छोटी रखते जाएंगे धीरे धीरे, मतलब मान लो सपोज अभी d 0 रखा था, d अगर हमने r रखा कैपिटल R है कि नहीं,
अगर डी की वैल्यू हमने कैपिटल आर रखी तब 0 आया। अब डी की वैल्यू कैपिटल आर से कुछ कम रखेंगे तो जी की वैल्यू थोड़ी और ज़्यादा आ जाएगी, समझ लो 0 से बढ़ेगी। डी की वैल्यू अगर आप लोग पहले आर रखी थी, अब आर से थोड़ा कम किया, थोड़ा और कम किया, तो जैसे जैसे आप लोग इस डी की वैल्यू को घटाते जाओगे वैसे वैसे इस जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझ गए? जैसे जैसे हम लोग इस डी की वैल्यू को कम करेंगे, मतलब हम लोग जितना ज़्यादा डेप्थ में ऐसे करके जाएंगे, जितना ज़्यादा डेप्थ में अगर हम लोग अंदर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ गए? कोई दिक्कत? तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रा हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से इसको देख लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इतना कैलकुलेशन नोट कर लेना बच्चा अच्छे से, ठीक है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है? तो इस पे ज़रा ध्यान रखना। तो अर्थ, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ कि ये अर्थ के लिए हमने अगर ग्राफ बनाया है, ठीक, ये मैंने अर्थ के लिए ग्राफ बनाया है और जी और आर के बीच में मैं ग्राफ लेना चाहता हूँ, जी और आर, ठीक है, डिस्टेंस के बीच में। तो हमें अच्छी तरह पता है कि अगर हम लोग अर्थ के इनसाइड की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? इनसाइड की। तो इनसाइड में सेंटर में अगर आर की वैल्यू किसके बराबर अगर आ जाए, मतलब हम अर्थ के अंदर में आ जाएंगे बच्चा, तो उस केस में ये जो डेप्थ था वो किसके बराबर आ गया था? रेडियस के बराबर। अगर सेंटर में आ जाओगे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे कितना आया था? 0। तो आप जैसे जैसे यहाँ पे 0 और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, डेप्थ को अगर हम लोग कम करते जाएंगे, डेप्थ को हम लोग क्या करते जाएंगे, इस डेप्थ को अगर हम लोग कम करते जाएंगे वैसे वैसे इस जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सरफेस पे आके इस जी की वैल्यू जो होती है बच्चा ये मैक्सिमम होती है सरफेस पे। और सरफेस के बाद ये कैसी हो जाती है? तो सरफेस के बाद ये समथिंग लाइक ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे चलता है। समझ गए? तो यहाँ पे तो मैंने ऐसे बना दिया था आपको थोड़ा समझाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ दिखाई देगा। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और सेंटर पे कैसे जाता है? स्ट्रेट फॉर्म। अब बोलो सर यहाँ पे आपने इनवर्सली ऐसे बनाया और यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट क्यों बनाया है? यहाँ पे हमने कैसा बनाया स्ट्रेट? तो बेटा यहाँ पे स्क्वायर वाला कोई टर्म आपको दिख रहा है नहीं ना, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म होगा कभी भी रखना किसी भी ग्राफ में, अगर स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो वहाँ पे ग्राफ कर्व बनता है, और अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। समझ गए? छोटी सी बात। तो कुल मिला के हमें ये चीज था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? चलो मैं इसको फिर से लिखवा देता हूँ, एकदम ध्यान रखना है। सेंटर पे जी की वैल्यू 0। मैक्सिमम कहाँ पे होगी? मैक्सिमम कहाँ पे होगी? तो सरफेस पे। और हाइट के साथ अगर हाइट इंक्रीज करेगा तो हाइट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये रहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे ये जी की वैल्यू, देखो ये जी है ना ऊपर, ये वो घट रहा है। जैसे जैसे हमने आर मतलब हाइट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे जी की वैल्यू घट रही है। समझ गए? और जैसे जैसे देखो तो हम लोग डेप्थ में, अगर हम डेप्थ को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो अगर ये जो डेप्थ है वो जब r के बराबर हो गया था तो कितना हो गया था? यहाँ पे 0 हो गया था जी की वैल्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ जी डेप्थ के साथ और हाइट के साथ। समझ गए? तो यहाँ तक को बच्चों अच्छे से नोट कर लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है बच्चा हमारे पास वेरिएशन इन जी। हमने कर लिया हाइट के साथ, एक हमने कर लिया डेप्थ के साथ। सर नेक्स्ट क्या है? बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, वैसे तो ये 11th का पोर्शन है बट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, बट आप लोग थोड़ा सा याद जरूर कर लेना, ठीक है? हल्का सा। देखो अर्थ जी में वेरिएशन बच्चा और भी चीज़ों की वजह से आता है। वेरिएशन इन जी, तो एक तो हाइट, एक तो डेप्थ, तीसरा हम लोग लिखते हैं ड्यू टू इट्स शेप। शेप की वजह से भी होता है। जैसे आपको पता होगा बच्चा, हमने थोड़ा सा पढ़ा ये चीज़ को डिस्कस किया है कि जो अर्थ का शेप हम लोग स्फेरिकल तो मानते हैं, है ना, बट हम क्या मानते हैं कि स्फेरिकल और ऐसे करके थोड़ा चिब्बा सा है। चिब्बा सा मतलब से लाइक ऐसे स्फेयर पे है बट थोड़ा सा लाइक ऐसा चिब्बा टाइप से है। समझ रहे हो? थोड़ा सा चिब्बा है, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज हो तो दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, एंड ऐसे करके अपन टेढ़ा से ऐसे बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल।
ठीक है, इक्वेटर भी थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसे समझ रहे हो ना, लाइक ऐसे इक्वेटर एंड पोल। ठीक, और आपको ये चीज़ पता होना चाहिए बच्चा कि रेडियस ऑफ इक्वेटर और ये रहा मान लो रेडियस ऑफ पोल, तो रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। ठीक, रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। और हमें अच्छी तरह पता है कि जी की जो वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू क्या होता है, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो मान लो हम लोग एक बात बताओ, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम होगी तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। डिनोमिनेटर में है ना बच्चा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो मतलब अगर अपन लोग आर की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू को घटाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आप ही बताओ, अगर इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, पोल का रेडियस अगर कम है, तो यहाँ से अपन लोग कंक्लूजन जो है वो क्या निकाल सकते हैं कि G एट पोल इज ग्रेटर देन G एट इक्वेटर। समझ गए? तो अगर आपसे कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रखा है कि बताइए पोल पे ज़्यादा G की वैल्यू होती है कि इक्वेटर पे ज़्यादा होती है, तो आप बोलोगे पोल पे G की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि रेडियस ऑफ पोल जो होता है वो कम होता है रेडियस ऑफ इक्वेटर से। ठीक, एक और है बट इस पर अपन उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे ना, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसके रोटेशन की वजह से भी होता है जी में वेरिएशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स रोटेशन, ड्यू टू इट्स रोटेशन। तो देयर आर 4 रीजन, इन 4 रीजनों की वजह से जी में वेरिएशन आता है। ठीक, तो बच्चों इस तरीके से हमने जी मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर जो है उसको फिनिश कर लिया। ठीक, अब थ्योरेटिकल पोर्शन में और क्या पूछता है सर, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में और भी आपसे चीज़ें पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन जी एंड कैपिटल जी, समझ रहे हो, जी और कैपिटल जी के बीच का डिफरेंस बताइए। तो जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.6 × 10⁻11 होता है, दोनों की यूनिट अलग अलग होती है, जी की एक का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है, याद आ रहा है, तो अपन निकाल सकते हैं ना, तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर है, तो फोर्स का बच्चा न्यूटन हो गया, आर के लिए अपन इधर भेज देंगे न्यूटन स्क्वायर, और ये केजी इंटू केजी तो डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, ये आ गया कैपिटल जी की यूनिट, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2, ये होगी बच्चा जी की यूनिट। ठीक है, और उसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी जो है बच्चा वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप कहीं पे भी चले जाओ जी की वैल्यू जो रहती है वो फिक्स ही रहती है, और जबकि जो स्मॉल जी है सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये चेंज होती है। अर्थ पे 9.8 है और मून पे जाते हैं तो G/6 हो जाता है। ठीक, ऐसी थोड़ी बहुत बातें हैं। मास और वेट का एक डिफरेंस आपसे पूछता है, देखो मैं छोटी छोटी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, वो आपको बुक से पढ़नी पड़ेगी। तो मास और वेट में अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूँ कि बताओ डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट, तो हमेशा याद रखना है वेट क्या होता है बच्चा, फोर्स है। तो मास भले कभी जीरो नहीं हो सकता है बट वेट जीरो हो सकता है। मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर उसमें कितना है, वेट का मतलब वो क्या बता रहे, इट्स अ काइंड ऑफ फोर्स। ठीक है, तो 2 अच्छा मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, वेट की यूनिट क्या होती है न्यूटन, तो मैंने यहीं पे बता दिया, आप इसको जरा सा नोट कर लीजिएगा। पहला डिफरेंस, मास यूनिट से स्टार्ट करें तो मास का किलोग्राम, तो वेट का क्या हो जाएगा न्यूटन। मास कभी जीरो नहीं हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है। मास की यूनिट अच्छा यूनिट तो हमने डिस्कस कर लिया, और मास पूरे यूनिवर्स में क्या रहता है बेटा, थोड़ा हर जगह सेम होता है, जबकि वेट डिफर कर सकता है। ठीक है, करता भी है, मून पे हमारा वेट जो होता है 1/6 हो जाता है। क्लियर, तो मास और वेट में डिफरेंस, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी में डिफरेंस, और एक और छोटा सा चीज आता है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इसके बारे में आप लोग खुद से बुक में 3 लॉ है, उन तीनों को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो केप्लर्स ने बच्चा 3 लॉ दिया था। एक तो उन्होंने लॉ दिया था कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। अब अगर इलिप्टिकल पाथ है, चलो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग इसको जरा नोट कर लो। देखो बच्चों, केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, इसके बच्चे 3 लॉज थी, ये स्कूल के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। केप्लर्स ने कहा था
कि जो प्लैनेट होते हैं बच्चा वो इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं, इसको इलिप्स हम लोग बोलते हैं ऐसे शेप को, ठीक है, ऐसा कुछ रहता है लाइक दिस, कुछ ऐसा, ठीक है। आप इसके स्टेटमेंट्स को जरा याद कर लेना। अच्छा, और यहाँ पे ना एलिप्स के बेटा दो फोकाई होते हैं, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। एलिप्स है ये, एलिप्स की शेप को, जैसे इसको सर्कल बोलते हैं ना, इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं, इसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं, ठीक है, ये शेप्स हैं, ठीक। इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं। इसको माइनर एक्सिस, छोटे वाले को, बड़े वाले को मेजर एक्सिस, ये रहा आपके पास ए, ठीक है, ये रहा आपके पास बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, और ये हो गया आपके पास फोकस F1, ये हो गया फोकस F2, ठीक। तो केपलस ने क्या कहा था कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन, ये मान लो बच्चा हमारे पास प्लैनेट है, ठीक है, जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और जो सन होता है वो इन दोनों में से किसी फोकस में, वन ऑफ द फोकस पे प्रेजेंट रहता है, या तो यहाँ पे सन होगा या तो यहाँ पे सन होगा। ये केपलस का फर्स्ट लॉ था, ठीक है, कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द, आप लोग लिख लीजिएगा इसको, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ एंड द सन प्रेजेंट एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ अ एलिप्स, इनमें से किसी एक फोकाई पर वो प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि जैसे मान लो, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूँ बच्चा, मान लो ये एलिप्स है ना, समझ लो ये आपके पास एलिप्स है, और यहाँ पे इसने क्या कहा था कि स्वीप, एक मैं यहाँ पे वर्ड्स बोल रहा हूँ, स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये छोटा सा वर्ड जो आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना, स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर हम लोग मान लो, मैंने कहा कि बेटा किसी एक फोकाई पे होगा, कौन? सन। तो यहाँ पे मान लो अगर सन प्रेजेंट है और प्लैनेट जो है वो इसके चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, कौन? प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट, ठीक। स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम, तो किसी इंटरवल पे जैसे मान लो हमने कहा कि 2 सेकेंड में अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक, तो इसने कुछ एरिया कवर किया, मान लो पॉइंट 1 से वो प्लैनेट पॉइंट 2 पे पहुँचा है, तो ये जो एरिया इसने कवर किया है, इतना एरिया कवर किया है। तो जब प्लैनेट बच्चा अगर यहाँ पे होगा और हम चाहते हैं ये वाला एरिया, और इसका मैंने एक पॉइंट बना दिया, मान लो समथिंग लाइक P3, और एक हमने बना दिया ऐसे करके P4। तो अगर मैं इसको ऐसे करके सन से ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो एक ये एरिया बना, ठीक। तो यहाँ से देखो कुल कहने का क्या मतलब होता था, जरा आप खुद देखो, क्या ये एरिया इसके बराबर हो सकता है? अब बोलोगे सर ये चौड़ा लग रहा है और ये तो बहुत पतला सा है। मैं बोलूँ नालायको, ये लंबा भी तो है। अब मान लो आप भी यही चीज़ यहाँ पे अगर आप भी इतना ही ले लोगे, मतलब अब जैसे आप खुद देखो, अगर मैं यहाँ से अगर लेता कुछ ऐसा, तो मुझे थोड़ा सा चौड़ा लेना पड़ता, तब तो ये वाला एरिया इसके बराबर हो पाता। देखो ये मोटा भी है ना, इससे कम चौड़ा है तो ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, तब तो बेटा ये मान लो ये एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, ये तीनों एरिया क्या होने चाहिए? बराबर होना चाहिए। भले ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये ज़्यादा चला, समझ रहे, उसी टाइम स्पीड में हो सकता है उसने तेजी से चला होगा, यहाँ पे वो धीरे चला। तो इस तरीके से प्लैनेट्स बिहेव करते हैं। स्विफ्ट्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कभी भी अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड में रिवॉल्व करता है तो किसी भी इंटरवल में वो हमेशा, अगर हम किसी इंटरवल में देखेंगे तो हमेशा इक्वल एरिया स्विप करता है। और वो एरिया अपन कहाँ से लेते हैं? जैसे यहाँ से अगर वो यहाँ गया है तो उसको ऐसे करके ज्वाइन कर दो सन से, तो ये वाला जो एरिया होना चाहिए वो किसी भी इंटरवल देखे तो उसके बराबर होना चाहिए। तो जैसे कई बार हमें कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे तो कम है, तो कंडीशन क्या है केपलस के हिसाब से कि एरिया सेम होना चाहिए। तो एरिया सेम होने के लिए अगर आप यहाँ पे इतना पतला ले रहे हो और मान लो यही पे इतनी पतला, जैसे यहाँ पे इतना सा लिया है, अगर वही चीज़ को मैं अगर यहाँ पे ले लूँ एकदम इसके बराबर लेना, अगर मैं सोचूँ लाइक छोटा सा इतना सा, तो क्या आपको लगता है कि ये एरिया इसके बराबर हो पाएगा? तो इसके बराबर होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? ऐसे चौड़ा होना पड़ेगा ना, समझ गए?
तब तो इसकी बराबरी कर पाएगा। तो स्विच इक्वली एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, स्टेटमेंट ऐसा है सेकेंड लॉ। एंड थर्ड अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ अ सेमी मेजर एक्सिस। ये तीसरा लॉ होता है। ठीक, तो ये 3 लॉ है बच्चा केप्लर्स के। ये थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए अगर एग्जाम में अगर आपसे पूछा है एमसीक्यू में तो आपको 3 लॉ पता होना चाहिए। समझ गए। सेकंड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है कि जब प्लैनेट सन के पास होता है तो थोड़ा तेजी से चल रहा है, देखो ना ये जो डिस्टेंस है ज़्यादा कवर कर रहा है, तभी तो इक्वल एरिया वाला बात जस्टिफाई हो पाएगा। तो दूर है तो धीरे चल रहा है, पास है तो तेज चल रहा है। ठीक, ऐसे करके आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों मैंने ग्रेविटेशन को 2 लेक्चर में फिनिश कर दिया है। अब जैसे अगर आप लोग एनसीईआरटी से बच्चों अगर पढ़ रहे होगे तो वहाँ पे आपको ग्रेविटेशन में वो फ्री फॉल वाले क्वेश्चंस वगैरह बड़े पूछे जाते हैं कि बॉल को हम ऐसे करके फेंक रहे हैं तो कितनी हाइट तक जाएगा, ड्रॉप कर रहे हैं तो कितने स्पीड से टकराएगा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया है, मोशन में भी पढ़ाया है। तो आप वहाँ से वो लेक्चर्स को देखो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था जो बच्चे मोशन चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो हमने इस तरीके से ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म कर लिया है। अब जिनको एनटीएससी के आए हुए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझे